नमस्कार। मैं दिवाकर भारती। मेरा YouTube चैनल नक्षत्र लोक कहलगांव में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताएंगे हम बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय से कुछ प्रमुख प्रश्न और उस इतिहास विषय का अध्याय 1 से जो हम बोर्ड पर पहले से ही पेन डाउन करके रखे हुए हैं और उसका नाम है सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। सिंधु नदी घाटी के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि उसका क्या स्रोत है, आखिर क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है जिसको कि हम देखकर यह पता करेंगे कि यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता के यह क्षेत्र हैं, उसके विषय में जानकारी हमें कैसे मिलेगा, उसके विषय में यह पूरा जो कि हम 7 पॉइंट बोर्ड पर पेन डाउन करके रखे हैं। 7 पॉइंट में हम आपको समझाएंगे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इसको बताने से पहले हम आपको आज बता रहे हैं सबसे पहले कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले किसने खोजा, किसने बताया, तो दयाराम साहनी से भी पहले एक व्यक्ति थे जिसका के नाम था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे आसपास के टीले को खोजा और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभ्यता मिलेंगे अगर खुदाई किया जाए। तो उसके बाद पुरातत्व के आधार पर, खुदाई करने के आधार पर सिंधु नदी के किनारे जो क्षेत्र खोजे गए, उन क्षेत्र की रहन सहन, कला शैली, राजनीतिक व्यवस्था को देखकर सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के स्रोत के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो दयाराम साहनी ने सिंधु नदी घाटी का सबसे पहला खुदाई जो करवाया वह 1921 ईस्वी में प्रारंभ करवाया और उसी जगह का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे प्रमुख सर्वप्रथम जिस जगह खुदाई किया गया उसी का नाम रखा गया, ध्यान से सुनिएगा, उसी का नाम रखा गया हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सबसे पहले बताने वाले तो व्यक्ति थे, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। लेकिन उन्होंने कोई सही एक्यूरेट बातों को नहीं बताया और उसके बाद जो दूसरा पुरातत्व के जो ये व्यक्ति थे, पुरातत्व कमेटी के आधार पर, पुरातत्व संगठन के आधार पर जो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बताने वाले और खुदाई करके बताने वाले जो व्यक्ति, उसका नाम था दयाराम साहनी, क्योंकि इसका कार्य प्रारंभ करवाया था 1921 ईस्वी में। तो अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, तो आपको लिखना होगा सिंधु नदी घाटी के अध्ययन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, ये लिखना होगा। तब उसके बाद पहला पॉइंट लिखकर आप उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, जैसा कि हम क्लास में भी बताते हैं। और अंडरलाइन करके आपको सबसे पहला टर्म जो हम आपको अध्ययन के स्रोत में बताए हैं, भवन एवं स्मारक, इसमें आप क्या लिखिएगा, अध्ययन के स्रोत में सबसे पहला जो पॉइंट है वह है भवन एवं स्मारक। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में जो भी भवन एवं स्मारक खुदाई करने के बाद जो मिला, उस भवन और स्मारक को देखकर, ये सब लिखना है आपको, उस भवन और स्मारक को देखकर ही हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विषय में हमें जानकारी मिलती है कि आखिर उस जमाने में किस प्रकार के भवन हुआ करते थे, किस प्रकार के नगरें हुआ करते थे और उसको कारीगर कैसे कैसे बनाते थे। उस सभ्यता, उसके रहन सहन, कला शैली के विषय में हमें उसके भवन एवं स्मारक से पता चलता है। आपको पहले पॉइंट में यही लिखना होगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम आपको लिखे हैं बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के स्रोत में से यह प्रमुख स्रोत
एक बृहद स्नानागार भी है। ये बृहद स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो से मिला है। ये बृहद स्नानागार मोहनजोदाड़ो से हमें मिला है। मोहनजोदाड़ो एक बहुत बड़ा शहर था। मोहनजोदाड़ो, उस पर एक फिल्म भी बना है। और उसी शहर में एक बृहद ने क्या, बड़ा सा स्नानागार में क्या, स्नान करने वाला कुंड मिला, जो कि उस जमाने के अद्भुत कारीगरी में से एक थे। वह स्नानागार मोहनजोदड़ो शहर में है। और उस स्नानागार के विषय में बताने वाले व्यक्ति थे रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी और बृहद स्नानागार के विषय में खोजने वाले थे रखालदास बनर्जी। और वह था समय 1922 ईस्वी में। बृहद स्नानागार उस जमाने के एक बहुत सुंदर कौशल कारीगरी में से एक था। वह स्नानागार, उस स्नानागार से जल निकलने के लिए, गंदे जल निकलने के लिए एक नाली बने हुए थे। और औरतों को कपड़े बदलने के लिए एक घर बनाया गया था, ताकि वहां पर जाकर कपड़े बदला जा सके। और मुख्य तौर पर व्रत, त्योहारों, उत्सवों में जो काफी जमावड़ा उस स्नानागार पर होता था। जमावड़ा मतलब बहुत झुंड में लोग वहां आते थे स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तो उसके लिए एक सुंदर व्यवस्था बनाया गया था, नहाने के लिए, कपड़े रखने के लिए। एकदम अद्भुत नक्काशीदार डिजाइनिंग सुंदर रूप से जो स्नानागार बनाया था, उसको देखकर हम सिंधु नदी घाटी के अध्ययन के स्रोत के विषय में पता कर सकते हैं कि आखिर उस सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपने रहन सहन में रहते थे, कैसे स्नानागार होता था, कैसे उसका भवन होता था, कैसा इमारत होता था। इसके विषय में अध्ययन के स्रोत हमें मिलता है। और वह स्नानागार का लंबाई था 11.88 मीटर लंबाई था, 7.01 मीटर चौड़ाई था और 2.43 मीटर गहरा था। इतना उसका लंबाई, चौड़ाई, गहरा। यह सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं कि आखिर वह सिंधु नदी घाटी सभ्यता से जो मोहनजोदड़ो शहर में जो बृहद स्नानागार है, उसका कितना लंबाई, कितना चौड़ाई और कितना गहराई है। लंबाई है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 और गहराई है 2.43 मीटर गहराई है। इसके विषय में आपको यहाँ तक लिखना होगा। यह पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के स्रोतों में तीसरा स्रोत है मिट्टी के खिलौने। खुदाई करने के बाद यह सब जो मिला है, भवन, स्मारक, बृहद स्नानागार, यह खुदाई करने के बाद मिला है। उसी प्रकार से खुदाई के क्रम में कुछ मिट्टी के खिलौने भी मिले। यह सब लिखना है। तीसरा पॉइंट अगर इसको अंडरलाइन करके आपको लिखना है कि खुदाई के क्रम में, सिंधु घाटी सभ्यता से खुदाई के क्रम में कुछ मिट्टी के खिलौने भी मिले। और मिट्टी के खिलौने देखकर इतिहासकारों ने क्या पता किया? मिट्टी के खिलौने को देखकर इतिहासकारों ने यह पता किया कि उस जमाने के लोग, उस समय के लोग, उस सभ्यता के लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन को चलाने के लिए कुछ मिट्टी के खिलौने बनाकर उसका रोजगार क्या करते थे, बेचते थे। और उससे भी, ऐसे बहुत सारा रोजगार का स्रोत उस सभ्यता में माने गए हैं, उससे भी लोग अपने आजीविका को चलाते थे। मिट्टी के खिलौने को बनाकर उसको बेचकर उससे भी लोग अपने आजीविका को चलाते थे। यह मिट्टी के खिलौने से यही हमें प्राप्त होता है। यही अध्ययन के स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता के, यह भी एक स्रोत है। चौथा पॉइंट है धातुओं की मूर्तियां। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जब खुदाई हुआ दयाराम साहनी के सानिध्य में, तो कुछ धातुओं की मूर्तियां भी मिली, जैसे कि कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियां मिली। उस मूर्तियों को देखकर यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग औरतों को मान सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसके भी जमाने में महिलाओं को प्रमुख माना जाता था, उसके साथ सुंदर व्यवहार किया करते थे। यह धातुओं की मूर्तियों से हमें यही पता चलता। और धातुओं की मूर्तियों से हमें यह भी पता चलता है कि उस जमाने में कांसे, तांबे धातु का ज़्यादा उपयोग होता था।
और वह मूर्तियों को बना बना कर लोग बेचते भी थे। उससे यह भी पता चलता है, तो यह भी एक प्रकार का अध्ययन का स्रोत है। तो आपको यही लिखना होगा धातुओं की मूर्तियों में। उसके बाद 5वां पॉइंट है मोहरें। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो खुदाई के क्रम में मोहरें भी प्राप्त हुए। मोहरें माने सिक्के भी, कुछ मिट्टी के सिक्के भी मिले, कुछ धातुओं के सिक्के भी मिले, और उन सिक्कों पर एक सिंगी पशु का विवरण मिलता। उस मोहरे पर एक चित्र अंकित था और वह चित्र था एक सिंगी पशु। उस एक सिंगी पशु को देखकर इतिहासकारों ने यह पता किया कि उस जमाने में एक श्रृंगी पशु जो होते थे लोग उसका पूजा करते थे। और कुबड़ वाले सांड का भी विवरण उस सिक्के पर, मोहरे पर प्राप्त हुआ। तो उस जमाने के लोग, उस सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड का भी पूजा पाठ किया करते थे। ऐसा हमें सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के स्रोत में हमें मोहरों से प्राप्त होता है। तो यह था आपका मोहरे। मोहरों के बाद 6ठा पॉइंट है मनके। मनके लोथल एवं चंद हुदड़ों से मनके मतलब ईंट पत्थर कंकड़, ईंट पत्थर बनाने वाले कुछ कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। तो यह है अध्ययन का स्रोत में मनके जो है, कुछ लोथल एवं चंद हुदड़ों से ईंट बनाने वाले कुछ कारखाने का साक्ष्य मिला है। कोई देखा नहीं है, खुदाई के क्रम में ऐसा साक्ष्य मिला है। और वह मनके से इतिहासकारों ने पता किया कि उस सभ्यता के लोग रोजगार भी करते थे। कारखाने में ईंट पत्थर बनाकर भवनों में जो उपयोग होता है, ईंट पत्थर होता है ना, उसके लिए उस जमाने के लोग काम करते थे कारखाने में। उस मनके से इतिहासकारों ने यही अनुमान लगाया है। आपको मनके में यही लिखना होगा। 7वां पॉइंट है एक सील पर। एक सील पर मतलब क्या? एक पत्थर पर, सील बना होता है पत्थर। एक सील पर 3 मुख वाले पशुपति की मूर्तियां। एक सील पर खुदाई के क्रम में अध्ययन के स्रोत से यह भी एक प्रमुख स्रोत है कि एक सील पर 3 मुख बने क्या? 3 मुख वाले क्या? पशुपति का नाम मतलब भगवान शंकर का 3 मुख वाले मूर्तियां भी बने हुए थे। तो यह सब है अध्ययन के स्रोत में। और उस सभ्यता के लोग हो सकता है कि भगवान पशुपतिनाथ का भी पूजा आराधना करते थे। तो आप अपने से इस 7 पॉइंट को डील करने का प्रयास कीजिएगा। यह था सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। यह है प्रमुख स्रोत है। जैसे क्या? भवन एवं स्मारक, इसको देखकर हमें उसके अध्ययन के विषय में, हमें वहाँ के सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। वीरेंद्र स्नानागार, मिट्टी के खिलौने, धातुओं की मूर्तियां, मोहरे, मनके एवं एक सील पर 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्तियां। इन सभी से हमें सिंधु नदी घाटी अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में यहीं तक, और आगे हम प्रयास करेंगे कि इसी अध्याय से और कुछ प्रमुख प्रश्न आपके सामने हम लाएं। और मेरा आप हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। और कुछ वीडियो के सामने में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो उस गलतियों को हम बार बार बोल रहे हैं, उस गलतियों को आप नज़रअंदाज कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।